उम्मीद है कि नेक्स्ट एग्जाम में जो है इस पे क्वेश्चंस कंटिन्यू रहेंगे। जैसे यूक्रेन वॉर का फिनोमिना है, तो नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी पाकिस्तान ने अनाउंस की थी 2021 में। चलें जी, स्लाइड्स भी शो हो रही हैं। पलवशा, आपके मैंने रिकॉर्डिंग के लिए आपको अलाउ किया है। अच्छा जी, सबसे पहले इसकी आउटलाइन देख लें। मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल सिक्योरिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मीनिंग ओवरऑल, इसका ओवरव्यू लेंगे। और उसके बाद हम पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का आइडिया कैसे डिराइव हुआ, लेटर ऑन हमारी जो लेटेस्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एम्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाने में पुशिंग फैक्टर्स क्या थे, वो कौन सी बुनियादी रीजन थी जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने इसको रिवाइव किया। और लेटर ऑन इसके फोकसिंग एरिया क्या है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ओवरऑल उसका जो विजन है उस पर बात करेंगे। The last part will cover the principles of the policy implementation कि आपने पॉलिसी तो अनाउंस कर दी, वो तो पाकिस्तान में हर लेवल के ऊपर डिफरेंट एरियाज के अंदर जो है वो इस तरह के पॉलिसी डिजाइन आते रहे हैं, लेकिन मसला हमेशा तभी आता है कि जब आपने इसको एग्जीक्यूट करना होता है तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसको अगर आपने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए क्या सजेशंस हो सकती हैं। ओके जी, नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती। नेशनल सिक्योरिटी का जो मतलब होता है वो किसी भी रियासत का सर्वाइवल होता है, ठीक है। सर्वाइवल से मुराद ये होता है कि स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के अंदर जो भी स्टेप्स ले, चाहे वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए हैं, मिलिट्री डायमेंशंस के अंदर हैं, एनर्जी सिक्योरिटी है, राइट, और इसी तरह आपने टेररिज्म है, सेपरेटिज्म है, और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर आप कोई इंटरनेशनल डीलिंग्स करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर रियासत की बका कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बन जाते हैं और आपका जो अलायंस है, आपका जो जिसके साथ आपने अलायंस बनाया है वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अगर रिस्क बन जाए, और आपने वो अलायंस किसी ऐसे राइवल के अगेंस्ट ज्वाइन किया है जो कि आप जिसके साथ आपका नेक्स्ट बॉर्डर है, तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कहें कि जी पाकिस्तान का अगर बॉर्डर कोल्ड वॉर में बराह रास्त सोवियत यूनियन के साथ होता, तो उस वक्त अगर पाकिस्तान सीटों या सेंटों को ज्वाइन करता तो वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकता था एज कम्पेयर टू कि अगर रशिया का बॉर्डर जो वो बराह रास्त पाकिस्तान के साथ अटैच ना होता। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये भी होता है कि आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए इम्प्रूव करें, ठीक है, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, सेल्फ प्रोडक्शन की तरफ जाएं, ठीक है, सेल्फ प्रिजर्वेशन की तरफ जाएं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की जो डायमेंशन होती है वो बहुत एंड के ऊपर इकोनॉमिक डायमेंशन भी तो होती है। अब देखिए ना, पाकिस्तान की अब इस वक्त जो मौजूदा इकोनॉमी की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वजह, मसलन अगर मुल्क के हालात खराब होते हैं इकोनॉमिकली तो इंटरनल अपराइजिंग हो सकती हैं, इंटरनल राइट्स हो सकते हैं, मैस वायलेंस स्टार्ट हो सकता है, इससे रियासत की बका जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और मौजूदा दौर में जो सिक्योरिटी होती है वो, यहाँ पे मैं अब आपको अगली स्लाइड पे बताता हूँ। सिक्योरिटी जो होती है ना वो दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी होती है और एक नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से मुराद होता है कि आपको अगर किसी मुल्क से खतरा है, जंग का है, या वो आप पे हमला कर सकता है, या कोई बॉर्डर क्लैश हो सकता है, तो उससे अपने मुल्क को, अपने शहरियों को महफूज बनाना, ये एक ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द सिक्योरिटी इन ओवर द वर्ल्ड। लेकिन दूसरा जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप अपने मुल्क को
जो नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं, ठीक है, आ, उनसे आपने कैसे सिक्योर करना है, राइट, जो कि नॉन मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये आप टर्म याद रखिए। नॉन मिलिट्री थ्रेट्स जो होते हैं उससे आपने अपने मुल्क को कैसे बचाना है। पिछले बैक पर आता हूँ। अब इसमें जरा देखेंगे, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुल्क की इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, आपके फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, श्रिंक हो गए हैं, तो आपको मुल्क अगर डिफॉल्ट करेगा तो सीधा वाला हिसाब हो जाएगा जो आपने 2022 में देखा। एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, मुल्क की सप्लाई नहीं है, तो मुल्क की सारी इकोनॉमी, पूरा इंडस्ट्रियल सेटअप कोलैप्स कर सकता है। और मॉडर्न वे के अंदर अगर हम देखें तो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का प्राइम मोटिव तो रियासत के शहरी होते हैं ना, आपने उनकी लाइफ को प्रोटेक्शन देनी है। अब लाहौर जैसे शहर के अंदर अगर स्मोक की वजह से लोग मरना शुरू हो जाएं, तो लोगों की जिंदगी तो खतरे में आ गई, ठीक है, तो वो आपकी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के हवाले से वो आपके लिए खतरा है। फिर साइबर सिक्योरिटी का नया कॉन्सेप्ट आया है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि 90 के इरा के अंदर ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहां पे ऑरेंज रेवोल्यूशन आया था, और उसकी बुनियादी वजह थी वहां पे बड़े पैमाने पे फसादात स्टार्ट हो गए, लूट मार स्टार्ट होगी। उसकी बुनियादी वजह जो थी वो फूड इनसिक्योरिटी थी, यानी उन ममालिक में गजाई किल्लत जो थी वो पैदा होगी, और मुल्क के अंदर जो है वो इस तरह की सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई। तो ये सारे जो है वो किसके अंदर आते हैं, ये। फिर इसी तरह नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर जो आपके मुल्क को दहशत गर्दों से खतरात होते हैं, जैसे पाकिस्तान को इस वक्त अलकायदा है, दाइश है, लश्कर जंगवी है, ये सारे जो है ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमने देखा है कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में इमीडिएटली जो है वो 45% पिछले 2 साल में जो है वो दहशत गर्दी में जो है वो इजाफा हुआ है। सो दैट्स वे। तो सिक्योरिटी का मतलब ये होता है आपने अपने मुल्क को, अपने शहरियों को, अपने मुल्क के इदारों को, अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कैसे महफूज, बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करना है, आपने अपने मुल्क की इकोनॉमी को कैसे अपहोल्ड रखना है। तो ये तमाम मामला जो होते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी में आते हैं। मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये 17th सेंचुरी के अंदर दुनिया में इमर्ज हुआ, खासकर जो वेस्टफेलिया का मुआहदा हुआ था आफ्टर दी 30 ईयर्स वार 1618 से ऑनवर्ड्स। आपको पता है यूरोप के अंदर एक बड़े लेवल के ऊपर जर्मनी, इसी तरह फ्रांस और कुछ ममालिक आपस में लड़ते रहे, और इसका एंड जो था वो वेस्टफेलिया के ऊपर हुआ था। वेस्टफेलिया के बाद जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, सॉवरन स्टेट कहते हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो मॉडर्न नेशनल सिक्योरिटी जो है कि अब स्टेट एक कन्फाइंड बॉडी है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर आती है, तो फिर अब आपने उसको कैसे, उसके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे जो है वो मुमकिन बनाना है। और आज की मौजूदा ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर एक चीज तो तय है कि कोई भी मुल्क जो है वो यूनिलैटरली अपनी नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो मेंटेन नहीं रख सकता। चाइना अगर आज अरब ममालिक से ये कहे कि जी मुझे आपकी तेल की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो अगर वहां से तेल इंपोर्ट करना बंद कर दे, तो पूरी चाइना की जो इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, वो कोलैप्स कर जाएगी, और यूं चाइना की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसका मतलब है कि चाइना भले जितना मर्जी ताकत राष्ट्रीय तौर पर, उसको आज भी जो है वो एनर्जी के हवाले से आउटसोर्स की जो है वो जरूरत है। तो मौजूदा ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर स्टेट का सर्वाइवल जो होता है वो एक दूसरे के साथ और अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंसी के ऊपर बेस करता है। जैसे अमेरिका, आपको पता है, मिडल ईस्ट से जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है, और इसी तरह जापान इंपोर्ट करता है। मतलब कहने का ये है कि सिक्योरिटी, खासकर इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर हम बात करें, तो वो कोई भी मुल्क यूनिलैटरली नहीं कर सकता। कोई भी मुल्क जितना मर्जी तरक्की याफ्ता है, उसको अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को मेंटेन रखने के लिए दूसरे ममालिक की जरूरत पड़ती है। ओके जी। अच्छा, इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उसके बारे में ये कहा जाता है, वॉइस का इशू तो नहीं है कोई? पहले जरा मुझे कंफर्म कर दें, मैसेज पे बता दें।
ओके। अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी जो होती है उसमें हम जो देखते हैं कि जो इमर्जिंग चैलेंज होते हैं ना, मसलन पाकिस्तान को अगर हम ये कहें कि टीटीपी से, या पाकिस्तान को इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी का सामना है, ठीक है, तो जो इमर्जिंग चैलेंज होता है उसको ऑब्जर्व करते हुए उस पर डाटा एनालिसिस करते हुए आप अपनी पॉलिसी डिजाइन करते हैं, ठीक है। मसलन आपने देखा कि यार पिछले कई सालों से जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से जो है वो इन आउट काफी ज्यादा हो रहा था, दहशतगर्द मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी खतरे में थी। तो उस तमाम डाटा को देखा गया कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने उसमें टेररिस्ट हैं। तो फिर पाकिस्तान ने एक पॉलिसी डिजाइन की कि यार हमें जितनी मर्जी फोर्सेस को डिप्लॉय कर लें, तो फिर भी सोर्स ऑफ थ्रेट तो रहेगा, यानी दहशतगर्द मूव करेंगे। तो आपने कहा कि हम फेंसिंग कर लेते हैं, राइट। एक चैलेंज आया, उसको एनालाइज किया, उस पर पॉलिसी डिजाइन की, और फाइनली आपने 2018 या 19 में फेंसिंग स्टार्ट कर दी। और तकरीबन आप कह लें कि 2200 किलोमीटर का जो आपका एक तवील बॉर्डर है, उस पे आपने ये पिछले साल 2023 के या आई थिंक 2022 के इख्तिताम तक आपने फेंसिंग कर ली। तो इस तरीके से आपने वो एक्शन लिया। तो पहले क्या होता है कि हमेशा से आप थ्रेट परसेप्शन होता है, थ्रेट को परसीव किया जाता है, जो कि सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम करता है। जैसे पाकिस्तान जो था उसने 2015 में स्पेक्ट्रम वेटरन्स की तरफ हम गए, जब हमने देखा कि इंडिया कंजेक्टली मिलिट्री डील कर रहा है यूएस के साथ, चस्मुआ किया, कॉमकासा किया है, लिमुआ किया है, और इसके अलावा इंडिया जो है वो अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स को बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान ने अपना स्पेक्ट्रम वेटरन स्टार्ट किया, जिसमें पाकिस्तान ने एक तो ये था कि अपना जो मिसाइल्स प्रोग्राम है उसको एक्सपेंड करना शुरू किया, और दूसरा जो शॉर्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन का आगाज किया। और ये क्या था, एक थ्रेट परसीव था, आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज था, और उस हवाले से आपने पॉलिसी डिजाइन की, और फिर फाइनली आपने इसके ऊपर जो है वो एक्शन भी लिया। जी, यहाँ तक समझ आ गया है? अभी मैंने सिर्फ आपको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बताया है, उसका मेन कंसेप्ट दिया है। चलें आगे चलते हैं। अब हम आएंगे पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, अभी लेटेस्ट जो पॉलिसी अनाउंस हुई है लास्ट 2 इयर्स बिफोर, उसका आइडिया कैसे जनरेट हुआ। अच्छा जी, नेशनल सिक्योरिटी जो है ये 27 दिसंबर 2021 को पाकिस्तान के जो एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मोहित पीरजादा, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो था इसको अनाउंस किया, ठीक है। और फिर टाइमलाइन में अगर हम देखें तो 14 जनवरी 2022 पाकिस्तान जो था उसने पब्लिकली जो है वो इस पॉलिसी को एज ए डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर जो है वो उसको अनाउंस किया। और इसमें जो कवरिंग एरिया रखा गया, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, याद रखें एक कांस्टेंट फिनोमिना नहीं होती, इससे पहले भी पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के जो है वो क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के अंदर आ चुके हैं। तो ये एक उसको रिवाइव किया गया। हमेशा आपकी नेशनल सिक्योरिटी रिवाइव होती है, और आप हालात और वाकयात के मुताबिक जो चैलेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो है या पॉलिसी को चेंज करते हैं। तो ये 2022 से 2026 तक का ये पूरा प्लान है। अच्छा, ये हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, मुझे याद है। उसमें आपके आर्मी चीफ भी थे, एक्स आर्मी चीफ कमर बाजवा, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ भी थे, और इसके अलावा इमरान खान। तो इन्होंने कंबाइनली जो था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें 48 पेज का जो डॉक्यूमेंट था वो उन्होंने वहां पे जो जितने भी जर्नलिस्ट थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट भी किया। आपको नेट से भी डाउनलोड हो जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले फिर ये तीन जो पर्सन थे, हाई प्रोफाइल पर्सन, प्राइम मिनिस्टर, आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आर्मी चीफ जो उस वक्त थे, उन्होंने इसको अनाउंस किया। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें, थोड़ा सा बैक पे जाना होगा। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इसका जो रिवाइवल का जो आइडिया था, रिव्यू का आइडिया, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, उस वक्त जब नवाज शरीफ थे आपके प्राइम मिनिस्टर। तो जनाब ये 2021 में अगर ये इसको कंप्लीट किया गया,
तो ये 7 इयर्स की एक कंप्लीट स्ट्रगल थी, डिटेल कंसल्टेशन थी। रियासत पाकिस्तान के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर आपस में कंसल्ट करके इस पॉलिसी को 48 पेज की जो पॉलिसी है उसको अनाउंस किया। इसमें मैंने लिखा हुआ है, उसमें फेडरल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी और डिविजन्स इन्वॉल्व थे, आपकी तमाम सूबाई हुकूमतों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, गवर्नमेंट ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान एंड आजाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा पाकिस्तान की जो आर्मी है, हमारे जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया गया। तो 7 साल की मुसलसल एफर्ट के बाद जो है इस पॉलिसी को जो है वो फॉर्मुलेट किया गया। अच्छा, ये जो 2014 में इसको इनिशिएट किया गया, तो उस वक्त जो था वो पाकिस्तान में टीटीपी जो थी वो काफी ज्यादा एक्टिव थी, और एक ट्रांजिशन भी हुई थी 2014 में, आई थिंक, या 13 में अफगानिस्तान में इलेक्शन हुए थे, और अशरफ गनी ने रिप्लेस किया था हामिद करजई को। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो था वो फिर अगेन जो मिलिटेंसी थी और टेररिज्म जो था वो दोबारा से इन्फ्लेट हो रहा था। और फिर आपको पता है कि वो एपीए भी हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर भी अटैक हुआ। तो उन तमाम सर्कमस्टांसेस को देखते हुए इस पे फिर वर्किंग जो थी वो स्टार्ट हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने आर्टिकुलेट किया है, उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी हमें थ्रेट्स नजर आ रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी को जो है वो आर्टिकुलेट किया है। इस पे स्टेटमेंट्स भी हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी है, पेपर में आप लिख सकते हैं, और हमारे जो एक्स थे मोहित पीरजादा, उनकी स्टेटमेंट भी है। तो पेपर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पे आप कोट कर सकते हैं, तो ये आप लाजमी। चलो जी, फोरमोस्ट एम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बुनियादी मकासद क्या है? मेरे ख्याल से एक सेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे तो नहीं हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको इसी को कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक टॉपिक है और बड़े डिफरेंट एंगल से आपको चीजें समझ में आएंगी, जो शायद जब मैंने भी इस पर स्लाइड्स बनाई थी रिसर्च की, तो मुझे भी कई चीजों के बारे में उस तरह से इन डिटेल नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, इसको रिसर्च किया और इस पे लेक्चर प्लानिंग की, तो फिर काफी नई चीजें मेरे बाद मुझे भी सामने आई। तो जाहिर है टीचिंग भी एक लर्निंग एंड से होता है, और एक अच्छा टीचर मैं समझता हूँ प्रोफेशनल, उसको हमेशा लर्निंग प्रोसेस के अंदर ही होता है। अच्छा जी, इसके बुनियादी मकासद क्या है? सबसे पहला है जी, अपलिफ्ट द सेफ्टी, डिग्निटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीजन। कि रियासत पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करना, डिग्निटी को, पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली के लिए काम करना। अब ये इसका बुनियादी मकसद है, ये एक इकोनॉमिक डायमेंशन है नेशनल सिक्योरिटी की। मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि नेशनल सिक्योरिटी इज डायरेक्टली कंसर्न्स टू बी योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अच्छा, दूसरा जो इसका मकसद है, असेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टेटस, के साथ साथ जो है आपने मुसलसल पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसको रीअसेस भी करते रहना है। ये नहीं कि आपने नेशनल सिक्योरिटी डिजाइन कर लिया और अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, ठीक है, और आपने कहा कि बस इसी को जो हमने प्लान किया है बस इसी पे अमल करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मसलन ये 5 से 6 साल के टर्म्स के लिए है, तो इसका मतलब है कि उसके बाद भी तो आपने सिक्योरिटी डिजाइन करनी है ना, तो अभी से साथ साथ आप चीजों को असेस करेंगे, ये बुनियादी मकसद है। इसके अलावा टू एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ द टेररिज्म एंड द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, इसका बुनियादी मकसद ये कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी बहुत ज्यादा एक्टिव है, वायलेंट सब नेशनलिज्म बलोचिस्तान के अंदर या मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, फिर एक्सट्रीमिज्म है, सेक्टेरियनिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स होते हैं जो बड़े पैमाने पे जो क्राइम्स जो है वो क्रिमिनल्स करते हैं, जैसे ड्रग्स कार्टल्स हो गए, इसी तरह गन रनर्स होते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं पायरेट्स आते हैं, इसी तरह इसके अंदर आप कह सकते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, द प्रोस्टिट्यूशन के वाले से जो खवातीन की स्मगलिंग करते हैं, ये सारे ऑर्गेनाइज क्राइम्स के अंदर आते हैं। तो हर मुल्क के अंदर ये होते हैं। तो आपने इनसे जो है वो लोगों को महफूज बनाना है।
अच्छा, इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो अगला मकसद है, बिल्ड पाकिस्तान द सॉफ्ट इमेज। नो, नो स्ट्रीट वायलेंस कुछ हद तक कह सकते हैं। हाँ, अगर बहुत बड़े पैमाने पे हो स्ट्रीट वायलेंस, तो फिर जाहिर है वो आपकी बराह रास्त नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है वो आपके मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर अगर डिस्टर्ब कर सकता है बड़े पैमाने पे, तो फिर वो उसको फिर अल्टीमेटली कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब ये देखें कि इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज बिल्ड करना। एक ऐसा मुल्क, ठीक है, जो पुरअमन है, ठीक है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इंसाफ है, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे इक्वालिटी है, टॉलरेंस है, ठीक है। तो ताकि लोग पाकिस्तान के बारे में एक मुस्बत सोच पैदा करें, पाकिस्तान में टूरिज्म आए, लोग बाहर से आकर यहाँ पे ट्रेवल करें, पाकिस्तान जो है वहाँ बाहर से पाकिस्तान में इन्वेस्टर जाएं, ठीक है, और पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में मजीद एक्सेस मिल सके। तो ये इसका बुनियादी मकसद है। आगे चल के इसके ऊपर और भी बात करूंगा। अच्छा जी, सीकिंग द पीसफुल नेबरहुड, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि आपके एक जो हमसाया ममालिक हैं, ठीक है, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर करना। म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात की गई है इसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट सेटलमेंट की बात की गई है। आज देखें ना, ईरान के जो वजीर खारजा है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया। दिस इज द पॉजिटिव जेस्चर कि अभी जो आपके बॉर्डर क्लैशेस चल रहे थे ईरान के साथ, तो आपने इसके अंदर स्ट्रेन को कंटिन्यू नहीं किया। इमीडिएटली जो है उनके प्राइम आगे हैं फॉरेन मिनिस्टर, और चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई। तो ये उसके अंदर कह सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आपने उसको सॉल्व करना है। रीजनल कनेक्टिविटी है, द शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है। तो ये भी है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी देखे ना, हमेशा से अगर आपके नेबर आपके साथ डिस्टर्ब है, तो इसका मतलब है आपकी सिक्योरिटी तो खतरे में रहेगी ना। पाकिस्तान पिछले 75 साल से अपने नेबर्स के साथ डिस्टर्ब तो रहा है। ईरान काफी हद तक नॉर्मल रहा, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के साथ तुम्हारे ताल्लुकात डिस्टर्ब रहे हैं, प्रॉब्लम में रहे हैं। तो क्या उससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुतासिर नहीं हुई? बिल्कुल ही। 4 इंडिया के साथ जंगे कर ली आपने, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ जो है वहां से मुसलसल जो है वो दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करते रहे। तो ये इसके अंदर बुनियादी है कि जनाब कि आपने क्या करना है, आपने अपने नेबर्स के साथ चीजों को बेहतर करना है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसका बुनियादी मकसद नेशनल सिक्योरिटी का ये भी है कि पाकिस्तान अपने वसाइल का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। ना सिर्फ इस्तेमाल करे, इसमें दो चीजें और भी ऐड की जाती हैं। लोगों का मेयार जिंदगी बेहतर किया जाए, और इसके अलावा इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी वसाइल की दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो। ये ना हो कि आप मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, आप मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, और उसका फायदा चंद लोगों को हो, चंद फैमिलीज को हो, और बाकी लोग जो है वो गुर्बत से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो इसका पार्ट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें तमाम जो है वो लोग बेनिफिशियरी हो, विन विन सिचुएशन हो। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द ग्लोबल इकोनॉमिक एंड द मिलिट्री मूव, द वैलिड पॉइंट। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमने देखना है कि दुनिया में कौन से बड़े बड़े मल्टीपल इकोनॉमिक पोल्स हैं। जैसे चाइना का पोल अलहदा है, अमेरिकन पोल अलहदा है, यूरोपियन यूनियन का पोल अलहदा है। उनके साथ चीजों को कैसे लेके चलना है। इसके साथ साथ मिलिट्री मूव्स क्या चल रही हैं दुनिया में, कौन से मिलिट्री ब्लॉक्स बन रहे हैं, कौन सी बड़ी मिलिट्री पावर जो है जो डोमिनेट कर रही हैं। तो आपने इनसे कैसे बेनिफिट लेना है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की अगर हम बात करें, या यूनिपोलर वर्ल्ड है, व्हाट्सएवर, तो आपने देखना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री मूव्स क्या हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को दोबारा से रीअसेस करना है। तो ये इसके बुनियादी जो है वो मकासद हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि ये जो पॉलिसी डिजाइन की गई, इसके पीछे बुनियादी जो मेन फैक्टर क्या थे। वैसे काम तो इसके ऊपर काफी सालों से हो रहा था, लेकिन ये 2020 के बाद इस पे ज्यादा तेजी से काम स्टार्ट हुआ, और लेटेस्ट फैक्टरी ज्यादा इसके अंदर देखेंगे, पुशिंग फैक्टर्स के अंदर वो आपको अंदाजा भी हो जाएगा। अच्छा, पहला है जी इकोनॉमिक पैनिक्स। पाकिस्तान जो है गुज़िश्ता कई अरसे से जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। मसलन इन्फ्लेशन है,
हाई एनर्जी प्राइसेस है, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा, और फिर बढ़ते हुए बैरूनी कर्जा जार, आपकी करेंसी का डी वैल्यू होना, इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा, और पाकिस्तान के जो कौमी ज़खायर हैं उनका श्रिंक होना। अब ये देखिए बराह रास्त है, अगर ये सिचुएशन चल रही है तो इसका मतलब है कि मुल्क की सलामती तो खतरे में आ गई ना। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर देख रखते हुए आप इस पॉलिसी के ऊपर जो है वो आपने काम जो था वो यानी स्टार्ट तो किया हुआ था, लेकिन फिर उसको तेज किया। इसके अलावा आईएमएफ और फेटफ थ्रेट भी थे। पाकिस्तान आपको पता है 2018 में फेटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर आ गया था, अब तो खैर हम बाहर आ गए हैं। और आईएमएफ का बढ़ता हुआ जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव रहा है, ठीक है, तो ये तमाम सिचुएशन जो है ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मजीद कल्टीवेट करती है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो फॉर द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर इसके अलावा पाकिस्तान में लसानी और मजहबी लिहाज से जो अदम बर्दाश्त है, इनटॉलरेंस है, और ये फिर वायलेंट जो इंसिडेंट्स होते हैं उसकी शक्ल में सामने आती है, दहशतगर्दी की शक्ल में, एक दूसरे को मारना, फिरका वराना, जो आपस में क्या कहते हैं सेक्टेरियनिज्म होता है, बरेलवी है, देवबंदी ग्रुप्स हैं, ये क्या होता है कि ये आपकी सोशल कोहेजन को, नेशनल यूनिटी को खतरे में डालता है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी था जिसने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बनाने में जो था वो एक कलीदी किरदार अदा किया। अच्छा, इसके अलावा जो मजीद थे अपसर्ज इन द ब्लास्ट टाइमिंग किलिंग्स, जैसे श्रीलंकन इंजीनियर पे अटैक हुआ सियालकोट के अंदर और उसको मार दिया गया। इससे नजर आ रहा था कि रियासत की जो रिट है ना वो खत्म हो गई है, और जब लोग कानून को हाथ में ले लेंगे तो मुल्क की सलामती खतरे में चली जाती है। ये वाकया भी जो था वो इसका एक पुशिंग फैक्टर था। फिर एक टीएलपी फैक्टर भी आ गया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिनके कंसेक्टिव धरने की वजह से और मुल्क में फसादात की वजह से, जलाओ घिराव की वजह से इमलाक को नुकसान पहुंचा। ठीक है, लोगों की जो कीमती जानें हैं वो जाया हुई, और रियासत वहां पे ऐसी कंडीशन के अंदर नजर आती है कि उसकी जो रिट है वो खत्म हो गई है। राइट, तो ये क्या बना, एक पुशिंग फैक्टर बना टू मेक द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। द नेक्स्ट वन इज द ग्रोइंग टेररिस्ट एक्टिविटीज, टीटीपी। पाकिस्तान में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उनकी बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी की कार्रवाई जिससे मुल्क के अंदर जो है वो पुरतशद्दुद वाकयात में इजाफा हुआ, और अल्टीमेटली खासकर तालिबान के आने के बाद तो पाकिस्तान ने फिर इस पे ज्यादा तेजी से जो था वो काम स्टार्ट किया। अच्छा, इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज दैट मुल्क में जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, पानी की जो कमी है मुल्क में, जो है वो फ्लड्स आ रहे हैं, हीट वेव्स है, ड्राउट्स हैं, और इसी तरह कोरोना भी आया और उससे भी पाकिस्तान के मुआशी हालात भी खराब हो। अब ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इनको आप इजी नहीं ले सकते। अगर मुल्क में ड्राउट सिचुएशन आ गई है, फ्लड्स आते हैं, तो आपको अंदाजा हो गया कि अब जिस साल ये अनाउंस हुई है उसी साल पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब भी आ गए, $33 बिलियन का नुकसान हुआ, और मुल्क की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सेटबैक मिला। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन हालात को देखते हुए जो था वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो था, ये तमाम के तमाम जो हैं ये पुशिंग फैक्टर्स हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में भी कुछ पुशिंग फैक्टर थे। वो ये था कि एक तो चाइना के ऊपर पाकिस्तान का जो ज्यादा इन्हिसार बढ़ता जा रहा है, इससे पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस है, वो प्लेजिंग पे जा रही है। राइट, और पाकिस्तान जो है वो एक क्लाइंट स्टेट बनता जा रहा है। भले ठीक है, चाइना के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे हैं, चाइना हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अगर आप किसी पर अलायंस करेंगे तो इसका मतलब है कि फिर वो आपकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस तो करेगा। तो एक ये भी फैक्टर था कि चाइना पे जो पाकिस्तान का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है, तो जनाब इससे निकलने के लिए जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कुछ इस तरह से अपनी पॉलिसी को डिजाइन करना है कि हम जो है वो सेल्फ जो है वो रिलायंस की तरफ जाएं, सेल्फ डिपेंडेंस की तरफ जाएं। एंड द लास्ट वन, नेक्स्ट वन इज द ड्रॉपिंग सपोर्ट ऑफ द ट्रेडिशनल अलाइज। गुज़िश्ता कुछ सालों पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के जो बहुत ही करीबी इत्तेहादी थे, दोस्त थे, उन्होंने भी पाकिस्तान से हाथ खींच लिया, जिसमें गल्फ स्टेट का नाम लिया जाता है, जैसे यूएई है
और इसके अलावा सऊदी अरेबिया है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने स्टेट बैंक में करेंसी की शक्ल में जो था वो रिजर्व डिपॉजिट करवाए थे, वो निकाल लिए उन्होंने। पाकिस्तान को वो कुछ क्या कहते हैं क्रेडिट्स के ऊपर ऑयल दे रहे थे। तो ये जनाब, ये तो फिर आपको नजर आना शुरू हो गया कि यार काम खराब हो रहा है। तो आपके जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी आपकी मदद से हाथ खींच लिया है। तो फिर आपने सोचा कि नहीं, हमने कुछ इस तरह से करना है कि हम इकोनॉमिकली जो है, अगर इनसे सपोर्ट नहीं भी मिलती तो फिर हमने अपना सर्वाइवल जो है वो कैसे करना है। नहीं, कश्मीर इशू शायद थोड़ा सा आगे आ जाए। वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि कश्मीर तो हमेशा से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का एक मेन पार्ट तो रहा है। फिर डिस्टर्बिंग नेबर, यस, इसमें शायद आ जाए कि आपके खित्ते के अंदर हालात और वाकयात जो है वो खराब हैं। अफगानिस्तान में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहा है कई सालों से, वहां पे जो है वो इंटरनल अनरेस्ट है, ठीक है। और इसी तरह ईरान पे लगी है बेचारे पे सैंक्शंस, और खित्ते के अंदर जो है वो ईरान जो है वो भी ऑलरेडी प्रॉब्लम में है। इंडिया इज ऑलरेडी योर डिक्लेयर राइवल। तो डिस्टर्बिंग नेबर्स मीन दैट कि अब अगर आपके इतराफ में चीजें खराब हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो अंडर थ्रेटन है। तो दैट्स वाई इन तमाम सिचुएशन को जो आपके नेबरिंग फैक्टर हैं, ये भी एक मेजर पुशिंग फैक्टर था पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को डिजाइन करने के हवाले से। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गए। चलें अब जरा फोकसिंग एरिया देख लें, किस पे ज्यादा फोकस किया गया है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से। अच्छा, इसमें एक तो इस चीज पे फोकस किया गया है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनको हल करना है, ठीक है। यानी पाकिस्तान की मौशियत बेहतर होगी तो पाकिस्तान की कौमी सलामती जो है वो महफूज होएगी, ठीक है। मसलन पैसा नहीं है तो आप पाकिस्तान का डिफेंस बजट कैसे प्लान करोगे, ठीक है। आप अपनी आर्मी को कैसे जो है वो उनको वेपन्स कैसे लेके दोगे, उनकी जरूरत कैसे पूरा करोगे। होता है ना कि अगर मुल्क के मुआशी हालात खराब हैं तो वो अपना आर्मी, रेगुलर आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे तो मुल्क की सलामती खतरे में पड़ सकती है। अच्छा, इसमें तीन चीजें हैं। एक एक्सटर्नल इम्बैलेंस है, उसको आपने ठीक करना है। यानी पाकिस्तान का जो पैसा बाहर जा रहा है तेजी से, और वो उसी वक्त जाता है यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो, इलीगल तरीके से हो, या आप बहुत ज्यादा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस सूरत में भी आपके जो कौमी जखायर होते हैं उनसे पैसा तेजी से बाहर जाना शुरू हो जाता है। फिर वर्टिकल इनक्वालिटीज, ह्यूज गैप्स बिटवीन द रिच एंड पुअर। याद रखिए, मार्क्स ने कहा था कि सोसाइटी के अंदर जब अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता है तो फिर ये एक थ्रेट, अलार्मिंग होता है, सोसाइटी के लिए खतरा होता है, ठीक है। और उसमें फिर ये भी होता है कि जनाब जी, ब्रेन ड्रेन भी कह सकते हैं आप इसमें अंदर, क्योंकि जाहिर है जब पढ़ी लिखी क्लास बाहर चली जाएगी तो फिर मुल्क कौन चलाएगा। तो इसमें ही होता है कि अमीर और गरीब के फर्क बढ़ने से दुनिया में इनकलाब आए हैं। तो ये भी, इसको भी हल करना है। यानी पाकिस्तान में अमीर और गरीब के दरमियान जो गैप है, हॉरिजेंटल इनइक्वालिटीज, इसमें है जी रीजनल डिस्पैरिटीज अलोंग टू द डेवलपमेंट। कि यार अगर रहीम यार खान में पीने का साफ पानी नहीं है, राजनपुर में जो है वो स्कूल्स नहीं है, और वहां पे लोग जो हैं वो उनके वहां पे उनके लिए मेडिकल की सहूलतें नहीं है, ठीक है। और अगर आप लाहौर, गुजरावाला या सियालकोट जाते हो तो वहां पे तो आपको हर चीज मिलेगी। तो ये रीजनल इनइक्वालिटीज होती है, ये लोगों के अंदर डेप्रीवेशन क्रिएट करती है, और वो मुल्क के साथ जो है वो फिर वो वफादार नहीं रहते, वो किसी गैर जो मुल्की आलाकार होते हैं वो उनके हाथों इस्तेमाल हो सकते हैं, मुल्क की सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकते हैं। और ऐसा हमने पास में भी देखें। आप पिछले 12-13 साल का डाटा उठा के देख लें कि पाकिस्तान से जितने भी दहशत गर्दों को इस्तेमाल किया गया है सुसाइडिंग बॉम्बिंग्स के लिए, उनका ज्यादातर ताल्लुक आपको रिमोट एरिया से मिलेगा। यानी फाटा से मिलेगा, साउथ पंजाब से मिलेगा, या नॉर्थ सिंध से मिलेगा, जहाँ पे गुर्बत, बेरोजगारी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी। तो जनाब आपको पता है ना, जो मुफलिसी होती है, गुर्बत होती है, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पनाह मांगी है। इस्लाम
इसमें ये कहा क्या है कि ये तो इंसान को जब वो कुफर तक पहुंचा देती है, तो इन तमाम चीजों को एड्रेस करना। एड्रेस, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया, आप दोबारा इसको तो क्लैरिफाई कीजिएगा या एंड पे पूछ लीजिएगा। नजमा आपने पूछा। अच्छा पहले सुन ले थोड़ा। एड्रेस द कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट्स, इसमें ये भी फोकसिंग एरिया के पाकिस्तान को जो रवायती तौर पर जो मिलिट्री थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करना है, उसको कैसे हल करना है। जैसे मैरी टाइम कंपटीशन है, सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया बात कर रहा है, कोल्ड स्टार स्टार डॉक्ट्राइन की इंडियन बात करते हैं। तो इस तमाम चीजों के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी को कैसे बेहतर बनाना है, ये इसका फोकसिंग एरिया है। उसके साथ है जी प्रायोरिटाइज द सिटीजन सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इस चीज के ऊपर फोकस किया गया है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को यकीनी बनाना है। ठीक है, पाकिस्तान की नेशनल सॉलिडिटी और हारमोनी को इंश्योर करना है, अपने बॉर्डर्स जो हैं हमारे उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है, और बुनियादी मकसद